हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर हम लोग कैसे जाने। ठीक है, तो क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो भाई साहब, जब भी कभी हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए जो कि कैसी फॉर्म की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म की हो, तो आपको अगर नेचर जानना है रूट्स का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई साहब उस इक्वेशन में ए क्या है, फिर आइडेंटिफाई कर रहा है कि बी की वैल्यू क्या है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि सी कितना है। इसका मतलब ए फाइंड करो, ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू निकालो, बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये तीन चीज निकाल लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। और जब हम लोगों को नेचर जानना होता है तो हम लोग फाइंड करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और इस डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, इस डी की वैल्यू निकाली जाती है बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके, जहां पे b क्या है, अभी अभी डिस्कस किया, x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का या फिर रूट्स का नेचर जानना है तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोग ए बी और सी की वैल्यू निकालें और फिर उससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और डी निकलता कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, अब जब हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे तो भाई सब हम लोगों के सामने तीन सिचुएशंस कह लो या फिर तीन केसेस कह लो, तो तीन केसेस हम लोगों के सामने निकल कर आते हैं। पहले केस में हो सकता है कि जब हम लोग डी की वैल्यू निकालें तो डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल निकल कर आ जाए। तो अब अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल निकल कर आती है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल होंगे और साथ साथ इक्वल भी होंगे। ठीक है, अच्छा रियल कहने का मतलब क्या है, रियल कहने का मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दी गई है उसके जो दो रूट्स होंगे वो अपने आप में रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स कहने का मतलब रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बात समझ आ गई है। तो जब डी की वैल्यू, फर्स्ट केस में जब डी की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो रूट्स रियल होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे, मतलब दो रूट निकलेंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरी सिचुएशन ये निकल कर आती है जब हम लोग डी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है। अच्छा, जीरो से बड़ा कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आंसर मिलता है किसके लिए, डी की वैल्यू के लिए। जैसे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो ये डी जीरो से तो बड़ा निकला। और जब डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है यानी कि हम लोगों को एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है देन द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि उस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे नो डाउट वो कैसे होंगे, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कहने का मतलब डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जब डी की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है तो ऐसे केस में रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। ये दूसरा केस है। अब तीसरी सिचुएशन हम लोगों के सामने क्या आ सकती है कि आपने डी की वैल्यू निकाली और जो डी की वैल्यू कैलकुलेट करी वो जीरो से छोटी आ गई। और जीरो से छोटी आने का मतलब क्या है कि नेगेटिव निकल कर आ जाए। और जब डी की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आएगी देन रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होने का मतलब क्या है, रियल नहीं होने का मतलब है ना तो कोई रैशनल नंबर और ना ही कोई इरेशनल नंबर ऐसा है जो कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो ऐसे केसेस को हमें छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट देकर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो ऐसे केस में रूट्स रियल नहीं होंगे और रियल नहीं होंगे तो उन्हें हमें कंटिन्यू नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो आई थिंक समझ आ गया है कि जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर हम लोग कैसे जान सकते हैं। अगर ये चीज क्लियर है तो आप चलते हैं भाई इसी चीज का यूज करने के लिए 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसके लिए हम लोग। ठीक है, इसमें बोला है हम लोगों को फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम।
तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर फाइंड करो। पहली चीज तो क्या करना है, हम लोगों को रूट्स का नेचर फाइंड करना है, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हों तो फिर ऐसे केस में उनकी वैल्यू भी हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से। पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो तीसरा मेथड कौन सा था, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोगों का जो अगला मेथड हम लोगों के सिलेबस में है, अब वो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। करेक्ट है। पहली चीज क्या करनी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों को दे रखी है ना, उनका हम रूट्स का नेचर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करें तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, a कितना है, a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है 2 है। b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है माइनस का 3 है, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है 5 है। इसका मतलब a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, b की वैल्यू हमारे पास में, और c भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। क्या निकालना होता है नेचर जानने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² में से 4ac को माइनस करके। ठीक है, अब a है, b है, c है, भाई वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो b की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 3 रखिए भाई, तो माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, माइनस 4ac है, तो 4a की जगह पे क्या रखा, a की जगह पे रख दिया 2 और c की जगह पे रख देते हैं 5। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मतलब माइनस की हो गई, टेंशन खत्म। 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9। अब इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी 10 चौक 40, तो माइनस का 40 निकल कर आया। अब 9 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31। अब हम लोग देख रहे हैं कि डी की जो वैल्यू निकल कर आई ना वो कितनी है, माइनस का 31। अब जरा चेक करो कौन सी सिचुएशन मैच करती है। डी की वैल्यू माइनस का 31 है, तो क्या ये वाली सिचुएशन है, नहीं। क्या ये वाली सिचुएशन है 0 से बड़ी है, नहीं। इसका मतलब कौन सी सिचुएशन है, 0 से छोटी वाली। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया जो कि 0 से छोटा है, यानी कि एक नेगेटिव आंसर हम लोगों को मिल रहा है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ठीक है, तो इस चीज को चाहो तो लिख सकते हो, since d is smaller than 0 therefore the roots are not real। और जब रूट्स रियल नहीं है तो क्या इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए बोला या फिर आप कर सकते हो, नहीं ना। तो इसका मतलब यहीं पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक पहला वाला पार्ट समझ आ गया। पहला पार्ट समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है एक बार उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भाई हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस का 4√3x है प्लस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग इसके साथ में कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं हियर a का मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 4 है। तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, और अब हम लोगों के पास में c की भी वैल्यू है। नेचर हम लोगों को जानना है रूट्स का, तो क्या निकालने की जरूरत है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए निकालिए, तो देयरफॉर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² में से 4ac को माइनस करके। अब b की जगह पे b की वैल्यू रख दो, यानी कि माइनस का 4√3, और b का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो, 4 एज इट इज। a की जगह पे रखा 3 और c की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 4।
ठीक है, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस माइनस की टेंशन हो गई खत्म, राइट। जब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो क्या मिलने वाला है 48। अब इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 चौक 48, तो यहाँ भी क्या मिला 48 मिला, करेक्ट है। तो 48 माइनस 48 और 48 माइनस 48 क्या हुआ, जीरो आ गया, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर निकला, जीरो के बराबर निकला। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो भाई साहब आप क्या कह सकते हो रूट्स के बारे में, देयर फोर रूट्स आर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, साथ में एक और चीज पता चल गई कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं। अब रूट कैसे फाइंड करते हैं, जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हो तो देखिए उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आती है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए, करेक्ट है। जहां पर d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, ठीक है। d की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखी है, ठीक है। जब d की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके होते हैं तो ऐसे केस में अगर d की वैल्यू 0 हो ना तो ये वाला टर्म खत्म हो जाता है। इसका मतलब वैन ऐसे भी लिख सकते हो, वैन d इक्वल टू 0, देन जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, रूट्स होंगे तब माइनस का b अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स किसके बराबर होंगे, माइनस का b अपॉन 2a के बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 होगा और प्लस माइनस 0 करने का कोई भी लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो तो ऐसे केस में रूट्स क्या होते हैं, माइनस का b अपॉन 2a के बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो डायरेक्ट लगा दीजिए ये वाला। सो देयर फोर एक्स का मतलब रूट्स किसके बराबर होंगे, माइनस का b अपॉन 2a के बराबर। अब b की वैल्यू हम लोगों को पता है, रखिए b की जगह पे हम लोगों ने रख दिया माइनस का 4√3, ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि इधर भी माइनस है, अपॉन में 2a है तो 2 एज इट इज, और a की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 3। अब इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाना है, प्लस का बन जाना है, तो क्या मिला यहाँ से मिला 4√3, नीचे 2 इंटू 3 है, एज इट इज लिख लो इसको। 2 से अब देखो कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिलता है हम लोगों को 2√3 अपॉन 3, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2√3 अपॉन 3, और दूसरा भी क्या होगा 2√3 अपॉन 3 होगा, करेक्ट है। सो देयर फोर द रूट्स आर 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3, और ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक समझ आ गया भाई नेचर कैसे जानते हैं हम लोग रूट्स का, और जब नेचर पता चल जाए तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। तो चलिए चलते हैं इसी के अगले पार्ट पर। लास्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करोगे, a फाइंड करोगे, b फाइंड करोगे और c की वैल्यू निकालोगे। तो a हुआ भाई यहाँ पर 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 6, और c कितना है, c की वैल्यू है 3। हमें अगर नेचर जानना है रूट्स का तो क्या निकालने की जरूरत है, d, और d निकालते कैसे हैं, b² में से 4ac को माइनस करके, b की जगह पे b की वैल्यू यानी कि -6 और इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a का मतलब क्या है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब माइनस की टेंशन खत्म, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36, माइनस क्या करेंगे, 4 दूनी 8 दिया 24। अब देखो 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो d की कैसी वैल्यू निकली, पॉजिटिव वैल्यू निकली है। तो अब आप कह सकते हो सिंस
डी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी आई, देखो डी की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे हैं कितनी आई, 12 निकल कर आती है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, और डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट डिफरेंट। ठीक है, तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, और क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर फाइंड करिए, तो इसका मतलब अब हम लोगों को रूट्स फाइंड करने की जरूरत है। ठीक है, सो देयरफॉर रूट एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, फॉर्मूला लिखिए माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स फाइंड करना है, सिंपली क्या करिए, वैल्यूज रख दीजिए, माइनस का साइन है एज इट इज रखिए, और b की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 6 ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी है, और डी की जगह पे क्या है, 12 है, तो भाई यहाँ पे आपने लिख दिया अंडर रूट में 12 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर 2 है एज इट इज हम लोगों ने रखा, इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाना है, प्लस का हो जाना है, तो यहाँ से मिला 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है। अब इस अंडर रूट 12 पे थोड़ा सा काम कर लो, देखो अंडर रूट 12 लिखा है ना, अगर 12 को हम लोग फैक्टराइज करें तो भाई इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3, करेक्ट है, और रूट के अंदर कभी भी किसी भी नंबर का ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप के बदले एक नंबर बाहर निकल के आ जाता है, तो 2 इंटू 2 जो कि रूट के अंदर लिखा था बाहर लेंगे तो एक 2 निकल कर आ जाएगा, तब अंदर क्या बचेगा, रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। चलिए तो लिख दीजिए इसकी जगह पर, आपने लिख दिया 2 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2 लिखा है, तो चलिए इसको 4 लिख देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल 2 कॉमन है, तो ले लीजिए भाई 2 कॉमन। 2 जब हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे इस टर्म में क्या बचेगा, 3, फिर उसके बाद में प्लस माइनस एज इट इज रखा, 2 तो बाहर चला गया, तब यहाँ से इस टर्म में बचा रूट 3, और अपॉन में देखें तो 4 है। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि भाई x की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिए, रूट्स फाइंड कर लिए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस में एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार माइनस, और अगर आंसर ही शो करना है तो इतना सफिशियंट है 2 आंसर कहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है ना, आप चाहो तो इसी को अलग अलग करके लिख के दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x की जो पहली वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 3, फिर प्लस का साइन ले लो इस बार, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एंड x की जो दूसरी वैल्यू होगी तो इस बार प्लस नहीं लेना है, इस बार क्या लेना है, माइनस लेना है, तो 3 एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन, फिर रूट 3 और अपॉन में 2 एज इट इज, तो इस तरीके से एक जीरो तो ये आ जाता है, दूसरा जीरो कह लो या रूट्स कह लो। ठीक है, तो एक रूट तो ये है और दूसरा रूट ये निकल कर आ गया किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आई थिंक समझ आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और अगर रूट्स रियल हो तो ऐसे केस में कैसे उन्हें कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, और यहाँ पे हम लोगों के सामने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर दी गई दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है वो आपस में इक्वल हों तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो k देख पा रहे हैं ना हम लोग इन इक्वेशंस के अंदर, तो हमें फाइनली क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, जबकि इन दोनों दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई, सबसे पहले इस पार्ट पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे किसके साथ में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में मतलब। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी होगी, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b की वैल्यू क्या है मतलब x का कोफिशिएंट तो आप कहेंगे k है, c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है। ठीक है, तो अब हमारे पास में a की वैल्यू है, b की वैल्यू हम लोगों के पास में और c की वैल्यू भी हम लोगों के पास में है। करेक्ट। अब क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपस में इक्वल है, रूट्स आपस में इक्वल है, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि d की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे समझो, since the roots of this quadratic equation are equal, therefore d किसके बराबर होगा, यानी कि d की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और d कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई, बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके। तो इसका मतलब d अगर 0 के बराबर है तो आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। चाहो तो यहीं पे वैल्यू रख दो और सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकाल दो, लेकिन इससे बेटर क्या है ना कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, और डायरेक्टली वही चीज याद रखो, उसी रिलेशन को याद रखो, किस केस में, इक्वल रूट्स के केस में। तो बी स्क्वायर भाई अभी तक कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तो आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ac के इक्वल होगा। और बेटर है कि आप इसी कंडीशन को डायरेक्टली याद रखें जब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल दे रखे हो। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या याद रखनी है, इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको याद कर लेनी है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ac के इक्वल होगा। करेक्ट है। अब आपके पास में b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, पुट कर दीजिए सिंपली। तो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, b की जगह पे क्या रखोगे, k, तो आपने b की जगह पे रखा k और इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 एज इट इज। a की जगह पर रख देंगे भाई a की वैल्यू जो कि कितनी है, 2 है, और c की जगह पे हम लोग रख देंगे 3। ठीक है, तो इस तरीके से मिला k स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8 दिया 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया। फाइनली हमें k की वैल्यू चाहिए तो क्या करें भाई, हम लोग दोनों साइड्स का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तभी तो स्क्वायर हटेगा, हमें स्क्वायर हटाना है और स्क्वायर हटेगा तभी k की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। तो जब इस स्क्वायर को हटाना है तो दोनों साइड्स का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई आप कह सकते हो देयरफॉर k इक्वल टू, इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे स्क्वायर रूट से पहले और अंदर रख देंगे 24 को। अब इस 24 पर थोड़ा सा काम कर लो, देखो अंडर रूट 24 है। अब अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, कभी भी रूट के अंदर अगर दो नंबर्स का ग्रुप बन जाए तो भाई साहब उस ग्रुप के बदले एक नंबर बाहर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 2 का ग्रुप बना तो 2 के बदले एक 2, इस ग्रुप के बदले एक 2 बाहर बचा कौन, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री का मतलब 6। करेक्ट है, तो 2 रूट 6 लिखा जाता है, जा सकता है किसकी जगह पे, अंडर रूट 24 की जगह पे रख दीजिए, प्लस माइनस आपने एज इट इज रखा और इसकी जगह पे रख दिया 2 रूट 6। तो इस तरीके से भाई k की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, प्लस माइनस 2 रूट 6 फाइंड कर ली, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल होंगे। आई थिंक समझ आ गया है। तो ये आंसर हुआ भाई फर्स्ट पार्ट का। अगर समझ आ गया तो चलते हैं, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। जब हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो मैं है नहीं ना, ठीक है, जब ये इक्वेशन इस तरीके की फॉर्म में नहीं है तो हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन पे थोड़ा सा काम करें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। उसके लिए क्या करिए, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के साथ में, क्योंकि के एक्स ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, तो के एक्स इन दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई। करिए भाई, के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो आप कहेंगे के एक्स स्क्वायर मिलेगा। जब के एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ में करेंगे तो माइनस का 2 के इंटू में एक्स मिला।
प्लस का 6 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो तीन टर्म्स है ना, और इन तीन टर्म्स में क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म आ गया। मतलब अब जो हमारे सामने फॉर्म है वो बिल्कुल ऐसी फॉर्म है। और जब ऐसी फॉर्म है तो भाई यहाँ से हम लोग तीन चीजें निकाल लें। क्या क्या? यहाँ से हम लोग फाइंड कर लें ए की वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है के। बी की वैल्यू कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है माइनस का 2k, और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म जो कि हम लोग देख पा रहे हैं 6 है। तो ए पता है अब हम लोगों को, बी पता है और सी पता है। और क्योंकि रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं भाई, सिंस द रूट्स आर इक्वल। और इक्वल रूट्स की अभी अभी हम लोगों ने कंडीशन देखी ना, क्या कंडीशन होती है? इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि मैं सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 4ac के। ठीक है, अभी अभी सीखा ना हम लोगों ने कि इक्वल रूट्स के केस में डी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इक्वल टू 0। और बेटर है कि इसको ट्रांसपोज कर दो, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4ac के इक्वल हो गया। डायरेक्टली चाहे तो हम लोग ये कंडीशन यूज कर सकते हैं किस केस में? इक्वल रूट्स के कंडीशन में। ठीक है, तो सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4ac के बराबर होगा। भाई बी की जगह पे बी की वैल्यू, ए की जगह पर ए की, और सी की जगह पे जो सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, तो बी की जगह पे रखो माइनस का 2k और बी का स्क्वायर है तो लगा दीजिए इक्वल टू 4 एज इट इज, और ए की जगह पे रख दिया आपने के, और सी कितना है? सी है इस केस में 6। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4, और के का स्क्वायर कर देने पर मिल जाएगा के स्क्वायर। इक्वल के इधर चले आए तो इक्वल के इधर देख रहे हैं कितना होगा? 6 चौक 24, यानी कि 24k। करेक्ट है। अब क्या करिए भाई, इसको कर लो इधर ट्रांसपोज, तो इधर साइड में क्या लिखा है? 4k स्क्वायर। जब इसको ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो माइनस का 24k इक्वल के इधर तब क्या रह गया? 0 रह गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 यहाँ भी और 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 4। जब 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा के स्क्वायर, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 6k एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि के भी कॉमन था तो बेटर था कि के से भी डिवाइड कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं करना है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ऐसे केस में अगर वो दोनों साइड्स को डिवाइड करके कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना है। उसको क्या करिए? फैक्टराइज करिए, और फैक्टराइजेशन के थ्रू ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। करेक्ट, तो इसका मतलब के से दोनों साइड्स को डिवाइड नहीं करना है। क्यों डिवाइड नहीं करना है अभी समझ आ जाएगा। भाई जरा इधर देखो, फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल क्या होता है? टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। तो भाई इन दो टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं के कॉमन फैक्टर है, तो चलो ले लो कॉमन। के कॉमन फैक्टर था तो के हम लोगों ने ले लिया। अब इस टर्म में क्या बचेगा? के, माइनस का साइन लगा दो। 6k में से के तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिला? 6 मिला, और इक्वल के इधर क्या है? 0। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई साहब दो एक्सप्रेशन है जिनका के प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अगर दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि या तो के की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर भाई के माइनस 6 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ से तो के की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को? 0। और यहाँ k माइनस 6 की वैल्यू 0 के बराबर है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के लिए क्या करें? इसको ट्रांसपोज, प्लस में आ जाएगा इधर, तो k की वैल्यू आ गई क्या? 6। तो k के लिए दो आंसर मिल जाते हैं, क्या क्या? या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी। लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो फॉर्म क्या है भाई? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, यही बन रही थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? इस दी गई इक्वेशन की। जब हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म की है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और फिर हम लोग रिकॉल करें डेफिनेशन किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्या कहती है डेफिनेशन? ऐसी इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की हो, लेकिन ए 0 के बराबर ना हो।
ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब जरा बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है ना, और के कभी जीरो हो सकता है नहीं ना भाई। एज पर द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है। तो क्या के इक्वल टू जीरो होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इस आंसर को तो क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, आई थिंक समझ आ गया। तो रिजेक्टिंग के इक्वल टू जीरो, therefore what is the correct answer, k equal to 6 is the correct answer of this question। आई थिंक समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find the length and breadth। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाया जाए जिसका कि एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, जबकि जो लेंथ है वो डबल हो किसका, ब्रेथ का। तो लेंथ क्या है, लेंथ डबल होगी किसका, उस रेक्टेंगुलर ग्रुप की ब्रेथ का। चलिए बना लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्रुप बोला है तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्रुप कंसीडर कर लिया। अब लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के बीच का रिलेशन दे रखा है और लेंथ का पहले जिक्र किया है और बाद में किसका जिक्र है, ब्रेथ का। तो जो चीज बाद में बोली जाती है जनरली अगर लेट करना होता है तो उसी को लेट करते हैं। तो आपने लेट कर लिया क्या कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप बी एक्स मीटर। कितने मीटर मान लिया हम लोगों ने, एक्स मीटर। किसको कंसीडर किया है, ब्रेथ को कंसीडर किया है। और जब ब्रेथ की लेंथ एक्स मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ बोला है कि डबल होगी किसका, ब्रेथ का। भाई ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका डबल। डबल कहने का मतलब 2 का मल्टीप्लाई करता है तो 2x मीटर तो लेंथ है और x मीटर क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो जाती है। अब हम लोगों को एरिया दे रखा है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम लोगों को पता लगाना है क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो भाई क्या करो, लेंथ और ब्रेथ फाइंड भी कर लो। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेट क्या किया, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स मीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था हम लोगों को, एरिया दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हमारे अकॉर्डिंग किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास में है, ब्रेथ हमारे पास में, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो भाई रखिए लेंथ की जगह पे आपने रख दिया 2x और ब्रेथ की जगह पे आपने रख दिया x एंड दिस इक्वल टू 800। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई साहब 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। जब 2 से साइड को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 400 के। 800 को 2 से डिवाइड करने पे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 है। तो चाहे तो भाई साहब x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और जब हम लोगों ने वैल्यू ही निकाल दी तो फिर क्या ये बताना मुश्किल होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। अरे भाई हम लोग सीधे सीधे वैल्यू निकाल रहे हैं और अगर हम लोग सीधे सीधे वैल्यू निकाल रहे हैं तो नो डाउट वैल्यू तभी निकल के आई है जब पॉसिबल है। ठीक है, तो या तो क्या करिए, अगर आपको पहले ये शो करना है कि पॉसिबल है या फिर नहीं है तो फिर इसको क्या करिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में लाओ। फिर डी फाइन करो और डी जब आपका या तो 0 के इक्वल आ जाए या फिर 0 से बड़ा निकल के आ जाए तब तो कहोगे पॉसिबल है। और जब पॉसिबल हो जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको फिर सॉल्व कर लो। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोला नहीं है कहीं भी, हम लोगों को बोला थोड़ी है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग तो अभी किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों के सामने जो सिचुएशन बन रही है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 है तो x कितना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स।
जब इस साइड का स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो मिलेगा x, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप कहेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 400 होगा। कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं ना। तो प्लस माइनस अंडर रूट का 400, तो 400 स्क्वायर होता है किसका, 20 का। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 20। और x क्या है, x बेसिकली ब्रेथ की लेंथ है, और लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब रिजेक्टिंग x इक्वल टू -20, -20 को तो रिजेक्ट कर दोगे, सो दिस इम्प्लाइज कि x कितना होगा, x होगा प्लस का 20 मीटर। तो x की वैल्यू आपने निकाल दी कितना, 20 मीटर, और ब्रेथ फाइंड कर लिया, सो कह सकते हो अब लेंथ कितनी होगी, देयरफॉर 2x होगी, तो 2 इंटू 20, और 2 इंटू 20 का मतलब कितना हो गया, 40 मीटर। तो ये है भाई ब्रेथ, और ये निकल कर आ जाती है लेंथ किसकी, इस रेक्टेंगुलर ग्रुप की। तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो तरीका था ना, जहां पे पहले चेक ही करना है, वो जरा समझ लो कैसे करोगे उस तरीके से। भाई इसको क्या करिए, ट्रांसपोज कर दो, तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 400 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इस फॉर्म के साथ में कंपेयर करें, तो आप कह सकते हो हियर ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। बी का मतलब देखो लीनियर टर्म कहीं दिख ही नहीं रहा, और जब कोई टर्म नहीं दिखाई देता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। सी कितना है, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, आप कहेंगे माइनस का 400 है, तो माइनस का 400 रख दिया हम लोगों ने। तो ए पता है, बी पता है, और सी पता है, करेक्ट है। सो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, किस लिए भाई, नेचर जानने के लिए, ये जानने के लिए ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है या फिर नहीं। तो हम लोग डी फाइंड करेंगे, और डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके। अब बी की जगह पर रख दो 0, और इसका स्क्वायर -4 एज इट इज हम लोगों ने रखा, ए की जगह पर 1 रखा, और सी कितना है, माइनस का 400, राइट जी। 0 का स्क्वायर किया तो 0। अब यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस, और मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 1600, करेक्ट है। और 1600 किसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है, 1600 वैल्यू निकल कर आ जाती है डी की, जो कि कैसा आंसर है, पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, तो लिख सकते हैं सिंस d is greater than 0, therefore the roots are real but different. So such a situation is possible. Such a situation is possible. तो इस तरीके की सिचुएशन जो है ना वो पॉसिबल है। अब जब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है। अब लगा दीजिए भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि ऐसे में जो x की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। वैल्यूज रख दीजिए, माइनस एज इट इज, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 0, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब कितना है, 1600 रखो भाई यहाँ पे, अपॉन 2a, a कितना है, 1 है। ठीक है। तो 2 इंटू 1 रख दिया। अब माइनस का 0, माइनस का 0 का मतलब क्या हुआ, 0, प्लस माइनस अंडर रूट 1600 है, तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 1600 का मतलब कितना हुआ, 40, 40 का स्क्वायर होता है 1600, अपॉन में 2 इंटू 1 का मतलब हुआ 2। तो इस तरीके से x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई, प्लस माइनस 20। लेकिन नेगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो रिजेक्टिंग x इक्वल टू -20। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 20। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया किसको, रिजेक्टिंग x इक्वल टू -20 को, क्योंकि लेंथ कभी भी ना नेगेटिव होती नहीं है। अब ये तो क्या निकाला हम लोगों ने, ब्रेथ, x मीटर किसको माना है, ब्रेथ को। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ और चाहिए ना, लेंथ कितनी है 2x, तो देयरफॉर 2x इक्वल टू 2 इंटू
20 और 2 इंटू 20 का मतलब 40 मीटर। सो लेंथ इक्वल टू 40 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया है कैसे करना है, किस तरीके से सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, ये फाइंड कर सकते हैं। अगर समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो नीचे सिचुएशन दे रखी है क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस भी फाइंड करो। करेक्ट है। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि दो फ्रेंड्स हैं और दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है। और 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी, 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी उनका प्रोडक्ट 48 ईयर्स था। तो क्या ये संभव है? अगर संभव है ये सिचुएशन तो फिर उन दोनों फ्रेंड्स की एज भी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं फाइंड। भाई यहाँ पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, एक तो सम की कंडीशन है और दूसरा प्रोडक्ट की कंडीशन है। तो जब भी कभी दो कंडीशंस दी जाती हैं तो एक कंडीशन का तो हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज कंसीडर करने में, लेट वेट करने में, और जो वैल्यूज हम लोग लेट कर लेते हैं फिर दूसरी कंडीशन के अंदर उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट करने के लिए कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हैं? सम वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या, लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज कह लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कह लो या वन ऑफ द फ्रेंड्स कह लीजिए। तो अभी यहाँ पे आसानी के लिए फर्स्ट बोल दिया, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स, और दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर्स है। तो सम वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है ना, जब हम लोगों को दो क्वांटिटीज का सम दे रखा हो, दो क्वांटिटीज का सम दे रखा है अगर 20, और उनमें से अगर हम लोग एक को x लेट कर लें तो भाई सब दूसरी कैसे निकालते हैं? सम में से जो इसकी क्वांटिटी है यानी कि x को माइनस करके। ठीक है, तो यही अप्रोच देखो यहाँ पे लगा रहे हैं। मान लिया कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी है? x ईयर्स है। देयरफॉर द एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी के लिए क्या करें? सम में से माइनस कर दें पहले फ्रेंड की एज को, यानी कि 20 माइनस x ईयर्स। राइट, तो अब हम लोगों के पास देखो दोनों दोस्तों की प्रेजेंट एजेस है। ठीक है, अब आ जाओ कहां पर, अब किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है? 4 इयर्स एगो। एक छोटी सी हेडिंग लगा दो, तो 4 इयर्स एगो। अच्छा, 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है जिसकी की एज आज की डेट में x ईयर्स की है, तो 4 साल पहले कितनी होगी भाई साहब? इससे 4 साल कम होगी। ठीक है, तो कितनी होगी? x माइनस 4 ईयर्स होगी। बिल्कुल ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड अगर हम लोग निकालें तो भाई सेकंड फ्रेंड की आज की एज कितनी है? 20 माइनस x है। तो 4 साल पहले ये भी 4 साल छोटा होगा, तो 4 साल छोटा होगा को क्या कह सकते हो? 20 माइनस x माइनस का 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो 20 में से 4 माइनस करोगे तो मिलेगा 16, फिर माइनस का x। इसका मतलब 4 साल पहले जो पहला वाला दोस्त है उसकी एज इतनी थी, जो दूसरा दोस्त है उसकी एज इतनी थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 4 साल पहले दोनों की एजेस थी उनका प्रोडक्ट किसके बराबर था? 48 के बराबर था। समझ आया? तो भैया क्या कह सकते हैं? Therefore, according to question 4 साल पहले तो पहले की एज थी x माइनस 4 और दूसरे की एज थी 16 माइनस x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना है? 48 है। अब कर लो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। सबसे पहले x को पकड़ के चलो, x का मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो ये बन गया 16x। x का मल्टीप्लाई जब माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर,
अब बारी है माइनस के 4 की, तो -4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो माइनस का 64, और -4 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x बन गया, और इक्वल के इधर 48 है, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। माइनस का एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले इसको रख दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। 16x प्लस 4x मिलकर कितना बन गया, ये बन गया 20x, और जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये माइनस का 64 है, माइनस का 64, और इसको ट्रांसपोज करके लेके आ जाए तो ये माइनस का 48 होगा, एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से इसको लिखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर रहा, ये प्लस का 20x बना, दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगा दो और दोनों को कर दो प्लस। 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 112, एंड दिस इक्वल टू 0। देखो स्टार्टिंग में कभी भी ना एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको नेगेटिव मत छोड़ा करो, क्वाड्रेटिक टर्म को हमेशा पॉजिटिव तरीके से शो किया करो। तो क्या करिए, इस माइनस को हटाना है तो भाई इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को -1 से कर दो मल्टीप्लाई। जब इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मिला माइनस का 20x, और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाना है, तो ये बन गया 112, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो के साथ में, तो जीरो रख दिया। अब हम लोगों के सामने आ गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो हियर a इक्वल टू कितना है 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, और c की वैल्यू देखें तो 112 है। सो देयरफॉर d फाइंड करना है, देयरफॉर d कैसे निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से वैल्यूज पुट करिए, b की जगह पे रखा माइनस का 20 और इसका स्क्वायर, -4, a की जगह पे रखा 1 और c की जगह पे क्या रख दोगे 112। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस की टेंशन खत्म, और 20 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 400। जब इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 चौक 48, 400, यानी कि 448 हम लोगों को मिला। अब 400 में से 448 को माइनस कर दें तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, माइनस का 48, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 48। और भाई साहब ये तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई है तो फिर ऐसे केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं होंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो रूट्स आर, सो द रूट्स आर नॉट रियल, और नॉट रियल होने का मतलब क्या है कि सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इंप्लाइज कि सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है कि भाई जो दो फ्रेंड्स हैं उनकी प्रेजेंट एजेस का सम 20 ईयर्स हो जाए और 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी उनका प्रोडक्ट 48 निकल कर आ जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो भाई हम लोगों को रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है इस बार, और यहाँ पे इसका पेरीमीटर हम लोगों को बोला गया है कि 80 मीटर है, और इसका जो एरिया है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। करेक्ट है, तो दो सिचुएशन है, पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे केस में एक कंडीशन का तो यूज करते हैं वैल्यूज कंसीडर करने में, और दूसरी का यूज करते हैं वैल्यूज को पुट करने में, राइट। तो यहाँ जब हम लोगों को पेरीमीटर दे रखा है और एरिया भी दे रखा है तो किसको लेके चलो कंसीडर करने के लिए, एरिया को। देखो रेक्टेंगल होता है ना, इसका एरिया, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, तो आप कहेंगे L इंटू बी होता है किसका, एरिया फाइंड करने का। मान लीजिए कभी आपके पास ब्रेथ हो या चलो लेंथ हो, किसी को भी एक को मान लीजिए आपके पास में ब्रेथ की वैल्यू है और आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ कैसे निकालोगे भाई, लेंथ निकालनी है तो इसको निकालते हैं एरिया अपॉन ब्रेथ से। करेक्ट है, तो आप क्या करिए, यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। भाई यहाँ पे आप ऐसा करिए, इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है इसको लेट कर लो, मान लो इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, x मीटर होगी। चलिए लिख देते हैं, तो लेट द
breadth of the rectangle, breadth of the rectangle इक्वल टू x मीटर। लेंथ हम लोगों को निकालनी है x मीटर, तो हम लोगों के पास में क्या है, रेक्टेंगुलर की x मीटर। तो भाई हम लोगों के पास में रेक्टेंगुलर की x मीटर, तो भाई हम लोगों के पास में रेक्टेंगल की ब्रेथ है और साथ में हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया है x मीटर। तो भाई हम लोगों के पास में रेक्टेंगल की ब्रेथ है और साथ में हम लोगों को एक और चीज पता है, क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। जब ब्रेथ हम लोगों ने लेट कर लिया, एरिया हम लोगों को पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी एरिया, एरिया कहने का मतलब 400 अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, x मीटर। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर ली क्या, लेंथ किसकी, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो अब लेंथ है कितना, 400 अपॉन x और ब्रेथ है कितनी, x मीटर। अब क्या करिए भाई, पेरीमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना, 80 मीटर। ठीक है, लगा दीजिए कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर हम लोगों को दिया है 80 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है भाई, हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और लेंथ कितनी है, लेंथ है 400 अपॉन एक्स, तो 400 अपॉन एक्स प्लस ब्रेथ कितनी है, एक्स है, एंड दिस इक्वल टू 80। भाई 2 को सबसे पहले इधर ट्रांसपोज कर दो, जब 2 को ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा 400 अपॉन एक्स प्लस एक्स, और ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवीजन में जाएगा, या फिर कह लो कि 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। जब इस साइड को डिवाइड करेंगे तो ये 2 खत्म, और इस साइड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 40। ठीक है, 3 टर्म्स देखने को मिल रहा है जिनमें से ये टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, x है। इसको खत्म करना है तो क्या करिए, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को कर दो x से मल्टीप्लाई। तो जब इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 400। जब इस टर्म को हम लोग x से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, और इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x। क्या करिए, इस टर्म को भी इधर लेकर आ जाओ और सबसे पहले इसको लिख लो, तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल में आ गया 0। अब जो सिचुएशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली है, तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग a देख पा रहे हैं कितना 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, और c की वैल्यू देखें तो कितनी है 400 है। a पता है, b पता है, c पता है, क्या निकालने की जरूरत है भाई, डी निकालने की जरूरत है। और कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर में से 4 AC को माइनस करके अगर चेक करना है कि सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बी की जगह पे हम लोगों ने रखा माइनस का 40 और इसका कर दिया स्क्वायर, -4 ए की जगह पे रखोगे कितना 1 और सी की जगह पे रख दिया आपने 400। जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 40 का स्क्वायर क्या होता है भाई सब 1600। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तीनों को करते हैं तो 1600, और 1600 में से 1600 को माइनस करें तो क्या आएगा 0। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो the roots are real and equal, hence such a situation is possible। तो इसका मतलब इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा था कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो भाई साहब x यानी कि रूट क्या होगा, ऐसे केस में रूट क्या होता है, माइनस का b अपॉन 2a। करेक्ट है, माइनस का b अपॉन 2a दोनों यही होते हैं, रख दीजिए भाई। तो माइनस का b की जगह पे क्या है, देखो b का मतलब है माइनस का 40, तो माइनस का 40 अपॉन 2a है तो 2 एज इट इज, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पर है 1।
इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो गया, तो भाई ऊपर बना प्लस का 40 और नीचे बन गया 2। डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 निकल कर आ जाती है। मतलब इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो कितनी आ गई, 20 मीटर। अब क्या निकालनी है हम लोगों को, लेंथ, और लेंथ किससे डिफाइंड है, 400 अपॉन एक्स से। सो दिस इम्प्लाइज के 400 अपॉन एक्स कितना होगा भाई, 400 अपॉन एक्स की जगह पर रखते हैं 20, जीरो से जीरो कटा और 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। देयरफॉर क्या कह सकते हो कि भाई साहब जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 20 मीटर, और ब्रेथ होगी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो भी कितनी होगी, 20 मीटर। तो 20 मीटर लेंथ और 20 मीटर ब्रेथ है, तो फाइनली क्या बन गया, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बट हम लोगों को तो लेंथ और ब्रेथ कह के बोला है ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही कितनी आ गई, 20 मीटर निकल कर आ जाती हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम से समझ आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर जानने का और उसका यूज कैसे करते हैं सिचुएशंस की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो भाई आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।